नमस्कार दोस्तों, मैं दिवाकर कुमार सिंह फिर से स्वागत करते हो अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर दिवाकर आप पर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाला है कर्म कारक के बारे में। कर्म कारक क्या होते हैं, कर्म कारक के नियम क्या होते हैं। इस तरह से हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कर्ता कारक के नियम के बारे में। उससे पहले हम लोग कर्ता कारक के बारे में जाने थे। तो आज की वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं कर्म कारक के बारे में। तो कर्म कारक क्या होता है, आइए हम लोग देखते हैं। कर्म कारक, तो कर्म कारक का परिभाषा होगा क्रिया के अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में हो, क्रिया के अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में हो उसे कर्म कारक कहते हैं। उसे कर्म कारक कहते हैं। कोई भी कर्ता जो है अपना काम करता है तो क्रिया जो भी करता है तो उसकी खुद स्वयं की इच्छा होती है। अगर इच्छा है तो वही उसका क्या है, कर्म है। जैसे कि कई सारे एग्जाम्पल है। वह किताब पढ़ता है तो वह पढ़ रहा है। किताब क्यों पढ़ रहा है कि उसका मन होगा तभी किताब पढ़ रहा है। वह दौड़ रहा है, इसका मतलब जो इसमें तो क्रिया नहीं दिख रहा। लेकिन बात किया जाए वो संस्कृत पढ़ रहा है, तो संस्कृत पढ़ रहा है तो उसकी इच्छा पढ़ने को है क्या, संस्कृत, फिर तब वो संस्कृत पढ़ रहा है। तो संस्कृत इसमें क्या हो जाएगी, कर्म हो जाएगी। तो पहला नियम यह है कर्मणि, नियम नंबर फर्स्ट, कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया, कर्मणि द्वितीया क्या होता है, इसकी परिभाषा होती है कि कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे की बात करें, राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है। राम का होगा राम, विद्यालय का क्या लिख देंगे, विद्यालयम। क्यों, विद्यालय का विद्यालयम मीनिंग होता है और विद्यालम जो है फल पे रूप चलेगा। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, दोनों का जो रूप होता है प्रथमा और द्वितीय दोनों एक ही होता है। तो यहाँ पे हम लोग द्वितीय विभक्ति लगाए हैं, लेकिन देखने में लग रहा है कि ये जो प्रथमा ही हम लोग ने लिखा है, लेकिन प्रथमा है नहीं। ठीक, तो विद्यालय में क्या हो जाएगा, द्वितीय। जाता है तो ये जो है लकार पे चलेगा, तो लकार ये है लट लकार प्रथम पुरुष, तो क्या हो जाएगा गच्छति, गच्छति। तो राम विद्यालय गच्छति। ये सेंटेंस सब लोगों ने पढ़ा होगा शायद। कर्ता कारक हम लोग जब नियम पढ़ रहे थे कर्तरी प्रथमा, तो उसमें भी पढ़ाया गया होगा। तो उसमें ये बताया गया होगा कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। तो जो नियम हम लोग पढ़ लिए हैं वो नियम जो ऐसा नहीं है कि केवल उसी नियम के लिए है। जो भी नियम हम पढ़ लिए हैं वो जो है वो आपको हर एक, और बाद में नए नए वीडियो में आपको उसका यूज मिलेगा ही मिलेगा। लकार का यूज हर एक कारक सूत्र में है। जो पहले का नियम है वो हर एक अगला आने वाले नियम में काम आएंगे। ठीक है, तो राम विद्यालय जाता है तो ये हम लोग पढ़ चुके थे कि राम करता है जिससे प्रथमा होगा, तो वो तो है ही। लेकिन यहाँ पे उस समय इसकी जिक्र नहीं की गई कि विद्यालय में हम लोग विद्यालय में कौन विभक्ति लगाया। बस बता दिए कि विद्यालय का मीनिंग होता है विद्यालय। लेकिन यहाँ हम लोग जाने कि विद्यालय का जो विद्यालय का मीनिंग विद्यालयम लिखे, तो इस नियम कौन सा लिखा गया था कि कर्मणि द्वितीया। और लकार जो है अपना वो तो है ही, जाता है तो गच्छति। ठीक, तो जो भी नियम पढ़ रहे हैं उस नियम का यूज आपके आने वाले नियमों में है। तो इसलिए आप लोग क्या करेंगे, पीछे के नियमों को याद रखें, तभी अगला वीडियो जो है समझ में आने वाला, अगला नियम समझ में आएगा। नहीं तो कुछ फिर वही हो जाएगी कि पढ़ाई आप लोग पहले से करते आ रहे हैं, अभी भी करेंगे, इस वीडियो में भी पढ़ेंगे, लेकिन अब जहाँ थे वही रह जाएंगे, कुछ फायदा होगा नहीं। तो इसके लिए आपको पीछे का जो भी नियम पढ़े हैं सबको याद रखना होगा। तो कर्मणि द्वितीय जो है बस इतना तक ही होगा। इस पर बाकी अनुवाद जो है ऐसे ही बनेगा जो कर्तरी प्रथमा में बना है। सेकंड नियम की बात करें, यह नियम एग्जाम की व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये पूछ चुका है बिहार बोर्ड में, मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। नियम है अभितः, परितः, सर्वतः, उभयतः, योग्य द्वितीया, योग्य द्वितीया, ये नियम है। अभितः, परितः, सर्वतः, योगे द्वितीय।
इन चारों शब्दों के योग में जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब देखते हैं कि चारों जो है इसका मतलब क्या होता है। तो अभिता का मतलब होता है दोनों ओर, परिता का मतलब होता है चारों ओर, सर्वता का मतलब होता है सब ओर, और उभयता का मतलब होता है दोनों ओर। तो जब सेंटेंस में दोनों ओर, चारों ओर, सब ओर रहे तो सारे शब्दों की जो योग में मतलब जिनके लिए ये शब्द प्रयोग किए गए होंगे उनमें हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। दोनों ओर का दो मीनिंग होता है, अभिता भी होता है, उभयता भी होता है। हम लोग जो मीनिंग हम अच्छा लगे उसको हम यूज कर सकते हैं। कोई ये नहीं है कि मतलब कि यही लगाना है या वही लगाना है, जो आपको आसान लगे उसको याद कर सकते हैं। परिता का मतलब चारों और सर्वता का मतलब सब ओर। एग्जाम्पल के रूप में लिया जाएगा कि गांव के चारों ओर, गांव के चारों ओर पेड़ है, पेड़ है। तो के चारों ओर जो है किसके लिए आया है? गांव के लिए। किसके चारों ओर? तो गांव के चारों ओर। तो ये चारों ओर जो है किसके लिए आया है? तो गांव के लिए आया है। तो कह रहा कि जिसके योग में, माने जिसके लिए ये सब मीनिंग प्रयोग होंगे उसी में हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो गांव के चारों ओर, तो गांव के मीनिंग होता है ग्रामम। तो ग्रामम में क्या हो गया? द्वितीय विभक्ति। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, तो उसमें भी दोनों का एक ही होता है, तो ग्रामम का ग्रामम ही होगा। अब के चारों ओर का मीनिंग हम क्या लिखेंगे? परितः। पेड़ है, पेड़ है, पेड़ है नहीं। अगर हम यहाँ पे बिंदु दे दिए होते ऐसे करके, ये बहुवचन हो जाता। पेड़ है, यहाँ पे बहुवचन लगाते हैं, लेकिन है कि पेड़ है। और एक बात है का जो मीनिंग हम लोग लिखेंगे वो पेड़ के अनुसार लिखेंगे, न कि गांव के अनुसार। लोगों को ये लगता है कि गांव के चारों ओर पेड़ है, इसका मतलब कि चारों ओर पेड़ है तो बहुत पेड़ होंगे। ऐसा नहीं है। चारों ओर रहे, दोनों ओर रहे, सब ओर रहे, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको मतलब ये है कि है क्या? पेड़ है, नदी है, तो है का मीनिंग हम इसके अनुसार लगाएंगे, न कि इसके अनुसार। चारों ओर का मतलब ये नहीं है कि बहुवचन हो गया। तो पेड़ है तो वृक्ष, और जब यहाँ वृक्ष हुआ ये एक वचन होगा, तो है का मीनिंग क्या होगा? एक वचन में वृक्ष अस्ति। सेकंड एग्जांपल ले कि मेरे घर के दोनों ओर, मेरे घर के दोनों ओर नदी है, मेरे घर के दोनों ओर नदी है। तो मैं आपसे पूछूं कि जो दोनों ओर है किसके लिए लगा है? मेरे लिए कि घर के लिए? मेरे दोनों ओर कि घर के दोनों ओर? तो घर के दोनों ओर। मेरे से यहाँ कोई मतलब नहीं है। तो द्वितीय विभक्ति हम किस में लगाएंगे? घर में कि मेरे में? तो द्वितीय विभक्ति यहाँ घर में लगेगा, न कि मेरे में। तो मेरे का मीनिंग क्या लिखेंगे? तो मेरा जो ये शब्द आया है ये केवल घर को बताने के लिए आया है कि जो घर है ना वो मेरा है। मतलब ये कि मेरा का संबंध घर से है, बस इतना ही। तो संबंध कारक को ऐसे ही हम लोग कारक नहीं मानते। आप पढ़े होंगे, आपको मैं पिछली वीडियो में बताया हूँ, जो पहला वीडियो था कारक प्रकरण का, तो उसमें मैंने क्लियर किया था कि संबंध को और संबोधन को संस्कृत में कारक नहीं मानते हैं। तो क्यों नहीं मानते? हमने वहाँ जिक्र किया है कि क्योंकि इन लोगों का डायरेक्ट संबंध क्रिया से नहीं होता। तो मेरे घर के दोनों ओर पे नदी है, तो इसको मैं हटा दूं तो कोई यहाँ फर्क पड़ने वाला है? नहीं है। घर के दोनों ओर नदी है, सही हो जाएगा, मेरे नहीं किसी और के घर के होंगे। लेकिन यहाँ मेरा लगा दिए तो ये केवल बताने के लिए हो गया कि जो घर है वो क्या है? मेरा। तो मेरे घर के दोनों ओर, यहाँ पे आपको द्वितीय विभक्ति नहीं लगानी, यहाँ पे आपको संबंध का षष्ठी लगानी है, मम। ये जो है ये रिलेशन बता रहा है। तो मेरा का संस्कृत माम नहीं, मेरा का संस्कृत मम, ये षष्ठी विभक्ति लगाया आप। वैसे भी इसका चिन्ह भी होता है का, के, की, रा, रे, री। यहाँ पर रे दिख रहा है तो षष्ठी विभक्ति मम। और घर के दोनों ओर, तो घर में अब लगाएंगे आप द्वितीय, तो क्या हो जाएगा? गृहम। और दोनों ओर का दो मीनिंग, अभिता भी उभयता भी, तो आप अभिता लगा सकते हैं। अभिता नदी है तो नदी का, नदी एक वचन में है तो नदी, और है का अस्ति, नदी है। ठीक, इस प्रकार इसका एग्जांपल देते हैं सब ओर। थर्ड एग्जांपल, राम के गांव, राम के गांव के सब ओर, राम के गांव के सब ओर पहाड़ है।
राम के गांव के सब और पहाड़ है। तो यहाँ पे जो है राम के गांव के सब और किसके लिए आया, गांव के लिए कि राम के लिए? गांव के लिए आया है कि राम के लिए? तो गांव के लिए, गांव के सब और है ना कि राम के सब और है। तो राम केवल बताने के लिए आया है कि जो गांव है ना वो राम का है, वो संबंध बता रहा है। तो संबंध बता रहे तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, रामस्य। क्या लिख देंगे, रामस्य, क्योंकि राम का जो रूप है बालक के रूप पर चलेगा, षष्ठी विभक्ति में होता है बालकस्य, यहाँ हो जाएगा रामस्य। गांव का मीनिंग क्या होगा, ग्रामम। गांव का संस्कृत ग्रामम, क्योंकि ग्रामम में है द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। रामस्य ग्रामम। सब और का मीनिंग क्या होता है, सर्वतः। सर्वतः पहाड़ है तो पहाड़ है तो ये ऐसा नहीं है कि पहाड़े हैं, बहुत सारे पहाड़ है, नहीं, पहाड़ है जो चारों ओर है, एक वचन में है। यहाँ बिंदु नहीं दिया गया, अगर बिंदु दे दिया जाता तो बहुवचन हो जाता। तो पहाड़ का क्या होगा, पर्वतः। पर्वतः, और है जब एक वचन तो भी एक वचन, पर्वतः अस्ति। अगर यही है तो पहाड़े हैं तो पर्वता सन्ति। ठीक है, पेड़ है तो वृक्षा अस्ति, पेड़े हैं तो वृक्षा सन्ति। नदी है तो नदी अस्ति, नदियां हैं तो नद्या सन्ति। मतलब जो सब मतलब यहाँ पे होगा एक वचन तो यहाँ एक वचन, बहुवचन तो बहुवचन। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग अविता परिता सर्वता उभयता योग्य द्वितीय के अनुवाद बनाते हैं। ये नियम जो है बिहार बोर्ड के परीक्षा दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संस्कृत में अनुवाद बनाना बहुत ही एकदम ईजी एंड नहायत सिंपल है, इसलिए क्योंकि जो मीनिंग कहता है, जैसा मीनिंग रहता है उसको जस्ट सामने लिख दिया जाता है। ये नहीं होता है कि इसमें सर पहले किसका लिखें और बाद में किसका लिखें। जो जहाँ है उसका सामने सामने मीनिंग लगाते जाओ, विभक्ति और लकार का प्रयोग करते जाओ, आपका जो अनुवाद बन करके क्लियर हो जाएगा। फिर से ध्यान देना चाहेंगे, इसमें कोई ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, बस जिसके लिए ये शब्द प्रयोग हो गया है उसमें हम लोग द्वितीय विभक्ति लगा दिए हैं और सेंटेंस बन के क्लियर। यस्ति ससंति का प्रयोग है, जबकि लकार भी नहीं है, इसको हम लोग बना चुके हैं। हमने इस नियम में बस इतना ही सीखा है कि द्वितीय विभक्ति लगाएंगे जब ये सारी चीज़ें रहेंगे, सब और, दोनों और, चारों ओर। ठीक है, तो नेक्स्ट नियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट नियम जो है क्रिया विशेषणे द्वितीया। क्रिया विशेषणे द्वितीया। तो क्रिया विशेषण द्वितीया में समझने उसको अनुवाद बनाने से पहले क्लियर ये हो जाए, नियम जानने से पहले, ये क्रिया विशेषण क्या होता है। तो क्रिया विशेषण क्या होता है, जो क्रिया की विशेषता बतलाए वही क्या हो गया क्रिया विशेषण। जैसे मैं चल रहा हूँ तो चलना का विशेषता क्या हो सकता है, या तो मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, या तेजी से चल रहा हूँ, या दौड़ रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ तो बोलना की विशेषता बोल सकते हैं कि मैं तेजी से बोल रहा हूँ, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ। तो वह धीरे धीरे बोलता है, मैं धीरे धीरे हंसता हूँ, वो जोर से चिल्लाता है, तो ऐसा कुछ रहे तो उसको हम लोग क्रिया विशेषण के अंतर्गत मानते हैं। ठीक है, तो क्रिया विशेषण नियम नंबर 3 है ये, क्रिया विशेषण द्वितीया। तो क्रिया विशेषण जो शब्द होगा उसमें हम लोग द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो नियम ये कहता है कि क्रिया विशेषण हमेशा नपुंसक लिंग एक वचन में होता है, एक वचन में होता है। क्रिया विशेषण हमेशा नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। जैसे को संस्कृत में यथा बोलते हैं, तो जैसे हवा धीरे धीरे बहती है, हवा धीरे धीरे बहती है। तो हवा जो है बह रही है, उसकी विशेषता क्या है कि धीरे धीरे बह रही है। तो हवा के जो मीनिंग होगा लिखेंगे हवा, वायु, पवन, सब लिख सकते हैं। धीरे धीरे का मीनिंग क्या होगा, तो मंदम मंदम, और एक होता है शनैः शनैः। तो शनैः शनैः का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई जानवर, जब कोई मनुष्य धीरे धीरे कोई कार्य कर रहा होता है तो शनैः शनैः का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर बात की जाए नेचर की, प्राकृतिक चीज़ों की, तो वहाँ पर मंदम मंदम का प्रयोग करते हैं। यहाँ हम लोग लिखेंगे मंदम मंदम, मंदम मंदम। तो मंदम 2 लिखे हैं हम यहाँ, इसका मतलब ये नहीं कि मंदम 2 फिल्म है और सलमान खान इसमें हीरो है। मंदम मंदम का मतलब होता है धीरे धीरे, थोड़ा सा नया तरीका ही लिखने का। बहती है तो बहती,
या वाती भी लिख सकते हैं, वाती भी लिख सकते हैं। ठीक, दूसरे एग्जाम्पल ग्रुप में देखेंगे कि घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़ा दौड़ रहा है, उसकी विशेषता यह है कि तेज दौड़ रहा है। तो तेज का भी दो मीनिंग होता है, एक होता है तीव्रम, एक होता है द्रुतम। तो तीव्रम का प्रयोग हम तब करेंगे जब वो नेचर हो, जैसे बात करें बादल तेजी से गरजता है तो तीव्रम, और घोड़ा तेज दौड़ता है तो द्रुतम लिखेंगे क्योंकि एक जानवर है। ऐसे जरूरी नहीं है कि द्रुतम का प्रयोग तीव्रम का प्रयोग ऐसे नियम देख करके करेंगे, लेकिन जनरली ये यूज होता है, कई सारे बुकों में भी दिया गया है कि तेज का मीनिंग हम लोग तीव्रम के जगह पे द्रुतम लिखेंगे जब घोड़ा होगा और हवा बादल है ना, कोई नेचुरली बात हो तो उसमें हम लोग तीव्रम लिखते हैं। तो घोड़ा के मीनिंग होगा अश्वा, तेज का हो गया द्रुतम, और दौड़ता है तो घोड़ा दौड़ रहा है लट लकार में है तो धावती, धावती। तो इस प्रकार जो है क्रिया विशेषण का नियम, क्रिया विशेषण का अनुवाद बनता है। कुछ इसमें करना नहीं है, जो क्रिया विशेषण होगा उसमें हम लोग द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर देंगे, बाकी जो लकार है उसी पे बन रहा है। अगला नियम है काला ध्वनो रत्यंत संयोगे द्वितीया। अगला नियम है काला ध्वनो रत्यंत संयोगे द्वितीया। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।